Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैंने आरएस परीक्षा 2023 में 148वीं रैंक प्राप्त की है। मैं सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के बेरास गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान वर्ग की है। वर्तमान में मैं कनिष्ठ सहायक के पद पर बीकानेर जिले में वर्ष 2021 से कार्यरत हूँ। मैं मेरी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करूँ तो मैंने 12th क्लास मैथ्स विषय से, कॉलेज में बीए व एमए इतिहास विषय से किया है। मैं डीकेटी के माध्यम से जॉब के साथ साथ तैयारी करने की स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब के साथ साथ सभी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए मेरा प्रारंभ से ही लक्ष्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होना था। इसके लिए चीज़ें मेरे से पहले से जॉब के साथ साथ मैनेज नहीं हो रही थी, जिसके कारण मुझे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आरएस परीक्षा को पास करने के लिए केवल प्रारंभिक मार्गदर्शन ही उचित नहीं होता, इसके लिए आपको तैयारी के साथ साथ कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसका मुझे राहुल यादव सर के द्वारा मार्गदर्शन किया गया। उनके द्वारा मुझे चीज़ों को मैनेज करना, किस प्रकार से शेड्यूल को फॉलो करना है, उनके बारे में बताया गया। आरएस में क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं जिनको एक साथ मैनेज करने के लिए आपको एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो करना होता है, क्योंकि जॉब के साथ साथ यदि आप 8 से 10 घंटे ऑफिस में बिताते हो तो आपके वर्किंग आवर्स के अलावा आपके पास पढ़ाई के लिए बहुत कम समय बचता है। तो मैं मानता हूं कि क्योंकि मेरी सैटरडे और संडे छुट्टी होती थी, इसके अलावा जो 5 डे वीक है, जैसे सोमवार से शुक्रवार तक, उसमें मैं लगभग 5 से 6 घंटे ही स्टडी कर पाता था। लेकिन मैंने एक शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, जिसकी वजह से और सही मार्गदर्शन, जिसमें राहुल सर का बहुत बड़ा योगदान है, मैं आज इस सफलता को प्राप्त कर पाया हूँ। आरएस परीक्षा में वैसे मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, जैसे प्री परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू। इनको पास करने के बाद आप आरएस में सेलेक्ट होते हैं। तो यदि मैं प्रीलिम्स के बारे में चर्चा करूं तो इसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये रही कि इसमें मैंने करंट अफेयर्स पर सबसे अधिक ध्यान दिया, क्योंकि करंट अफेयर्स के लगभग इसमें 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल होती है। तो इस पर फोकस करने के लिए मैंने लास्ट 12 महीनों की करंट अफेयर्स के लिए मैंने विभिन्न बुकलेट्स या ऑनलाइन माध्यम का सहारा लिया, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरी 12th क्लास मैथ साइंस से हुई है, तो मेरी साइंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने साइंस को इसमें थोड़ा सा वेटेज कम दिया, जिसके लिए मैंने साइंस की पढ़ाई कम की। तथा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें लगभग 20 के आसपास आते हैं। तो उनके लिए आपको कम से कम, यदि आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स पास होना बहुत मुश्किल है। हालांकि प्रीलिम्स की कट ऑफ जैसे पिछले वर्षों से देखें तो बहुत कम जा रही है, लेकिन आपको इसके लिए एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पेपर एक तो लेंथी आता है, जिसको 3 घंटे में अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही आपको बहुत सारा एक डीप नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस को हल कर पाते हो। तो मैंने इसमें जैसे कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ा भी, जैसे इंडियन हिस्ट्री को मैंने इसमें बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि उससे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि उसमें से यदि कोई अभ्यर्थी है जिसने एक बार तैयारी की है या कोचिंग की है, वो 2 से 3 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाता है, क्योंकि एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है जिसके लिए आपको जिसको कवर अप करने के लिए आपको बहुत समय लगता है। तो इसे छोड़ा जाना भी उचित हो सकता है, क्योंकि जिसका फायदा मुझे हुआ कि मैंने अन्य सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से कवर कर लिया और मेरे 2 बार प्रीलिम्स भी पास हुए हैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने के लिए आपको टेस्ट देने बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने टेस्ट नहीं दिए तो आप अपने स्वयं का इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हो। क्योंकि यदि आपको स्वयं के स्तर का पता नहीं होगा, एक आरएस प्री के पेपर के स्तर का पता नहीं होगा, तो आप उस परीक्षा में सफलता अर्जित नहीं कर सकते हो।
तो मैंने राहुल सर के द्वारा जो मुझे बुकलेट्स प्रोवाइड करवाई जाती थी या जो क्वेश्चन बुकलेट्स थी, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर थे, उनको मैंने बहुत बार सोल्व किया है, जिसके मुझे बहुत सफलता प्राप्त हुई। आरएस प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के लिए आपको टेस्ट देने बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको खुद की स्तर का पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है। तो इसके लिए आप बाद में जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर काम कर सकते हो, जिससे आप प्रीलिम्स परीक्षा ज़रूर पास कर पाओगे। प्रीलिम्स के पश्चात इसमें मेंस का फेज आता है, जिसमें 200 अंक के 4 पेपर होते हैं, जिसमें प्रथम पेपर में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग ऑडिटिंग सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कोचिंग मटेरियल्स, विभिन्न साइट्स तथा जो आरबीएससी की बुक्स हैं, जिनमें आरबीएससी की जो बुक्स हैं उससे मुझे अत्यधिक सहायता मिली, तथा मैंने सभी सब्जेक्ट्स को सभी टॉपिक्स को उनसे ही कवर किया है। इंडियन हिस्ट्री में कला और संस्कृति का जो पार्ट है वो मैंने विभिन्न अलग अलग सोर्सों से कलेक्ट करके एनसीईआरटी हो गया, इग्नू, एनआईओएस की बुक्स, इनसे अलग अलग मटेरियल्स को कलेक्ट करके मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। तथा राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने कोचिंग मटेरियल्स का सहारा लिया है, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री आप प्रीलिम्स परीक्षा में एक अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो और एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको एक क्रिस्प मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें और इसके पश्चात राजस्थान कला एवं संस्कृति के लिए मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स का सहारा लिया, जो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई। इसके पश्चात इकोनॉमिक्स के लिए जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का सहारा लिया, तथा विभिन्न करंट जो मैगजीन्स आती हैं, क्योंकि अब की बार पिछला आरएस का पेपर और अब की बार वाला आरएस का पेपर दोनों इकोनॉमिक्स के करंट बेस्ड थे, जिसके लिए आपको सर्वे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आप इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे तो लगभग इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से 2 से 3 क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा, और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से भी यही सेम पैटर्न रहता है। तो इसके लिए जो इकोनॉमिक्स के मेन जो कॉन्सेप्ट बेस पॉइंट्स हैं, उनके लिए तो मैंने ऑथेंटिक बुक्स का सहारा लिया, जिसमें 11th-12th की आरबीएससी बुक्स व एनसीईआरटी बुक्स के द्वारा उनको कवर किया जा सकता है। सोशियोलॉजी के लिए मैंने किसी कोचिंग के नोट्स को प्रेफर किया, तथा जो उसमें पारिवारिक मुद्दे व सामाजिक मुद्दे हैं उनके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि उनके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, तथा इस प्रकार अलग अलग प्रकार से मैंने उनको अलग अलग एंगल से उनको मैंने पढ़ा, जिसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि सोशियोलॉजी में मेरी अच्छी पकड़ साबित हुई। क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट्स है, जिसके लिए आपको एक क्रिस्प मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो मैंने इसके लिए विभिन्न कोचिंग के नोट्स को कलेक्ट करके एक स्वयं के नोट्स बनाए, क्योंकि उनका बार बार रिवीजन करके ही आप मैनेजमेंट को कवर कर सकते हो। बड़े नोट से मैनेजमेंट को कवर किया जाना बहुत मुश्किल है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग एक छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ अकाउंटिंग के मेंस में क्वेश्चंस जो हार्ड आ जाते हैं, उनके लिए आपको एक मैथ्स कैलकुलेशन की भी आवश्यकता होती है, तथा आपको एक रिवीजन उसमें बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए मैंने कोचिंग के नोट्स, कुछ जो टर्म्स हैं या जो कुछ पॉइंट्स हैं, उनके लिए आरबीएससी की बुक्स का सहारा लिया। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, जिसमें ज्योग्राफी, इथिक्स और साइंस टेक सब्जेक्ट्स आते हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स व कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है, तथा इसमें जैसे कुछ ज्योग्राफी के जो फंडामेंटल्स टॉपिक्स हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, इनके लिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही उचित है। इंडियन ज्योग्राफी व राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी व आरबीएससी की बुक्स हैं, यह बहुत ही लाभदायक साबित होती हैं, क्योंकि लगभग ज्योग्राफी जो इनमें है इंडिया और राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए आरबीएससी व एनसीईआरटी की बुक्स तथा विभिन्न कोचिंग के नोट्स मटेरियल बहुत ही सफिशिएंट साबित होते हैं। तथा इसमें आप यदि कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो इग्नो या एनआईओएस का सहारा ले सकते हैं। तथा ज्योग्राफी में कुछ राजनीतिक मुद्दे भी समाहित किए गए हैं, जिनके लिए आपको मेनली उसमें करंट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप करंट से यदि कनेक्ट रहोगे तो उन सवालों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। इथिक्स विषय के लिए विभिन्न कोचिंग के नोट्स व जैसे 11th-12th की बुक्स की 11th-12th में इथिक्स के जो बुक्स हैं वह सफिशिएंट रहती हैं, परंतु इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आवश्यक है, क्योंकि एक इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की अधिक संभावना आने की संभावना अधिक रहती है। तो उसके लिए आपको
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अधिक चाहिए, तो इसके लिए मैंने विभिन्न कोचिंग के क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया। अब बात करते हैं साइंस टेक की। तो साइंस के लिए मैंने प्योर RBSc की बुक्स का सहारा लिया, क्योंकि उनमें आपको जो साइंस में टॉपिक्स दिए हुए हैं वो A to Z उसमें सेम टू सेम क्वेश्चंस व पार्ट मिल जाते हैं, जिनका सहारा लेकर आप अपने नोट्स बनाकर उनमें बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन टेक के लिए आपको करंट अपडेटेड रहना आवश्यक है, जिसके लिए बहुत सारी करंट मैगजीन्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स व यूट्यूब वीडियोस का भी सहारा लिया जा सकता है। टेक के कुछ टॉपिक जैसे नैनो टेक हो गया तथा जो अभी वर्तमान में रोबोटिक्स, इनके लिए आपको मेजर कॉन्सेप्ट जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप विभिन्न साइट्स का सहारा लेना ही उचित है, क्योंकि मार्केट में इसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध नहीं है। परंतु यदि आप अपने स्वयं के नोट्स बनाकर इनकी तैयारी करोगे तो ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अब बात करते हैं थर्ड पेपर की, जिसमें पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा, लॉ और बिहेवियर सब्जेक्ट्स आते हैं। पॉलिटी के लिए मैं पूर्ण रूप से M लक्ष्मीकांत की बुक पर निर्भर रहा, तथा जो इस बुक से जो टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं उनके लिए मैंने कोचिंग मटेरियल्स का सहारा लिया, तथा इसके लिए मुझे राहुल सर के द्वारा भी बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए, जिनकी बदौलत मैंने इस सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। लोक प्रशासन के लिए मैं ऑथेंटिक बुक्स पर निर्भर रहा, जिसके ऑथेंटिक बुक्स के साथ साथ मैंने कोचिंग के नोट्स के साथ मिलकर दोनों को मिलाकर मेरा एक कंपाइलेशन तैयार किया, जिससे मुझे बहुत ही लोक प्रशासन को पढ़ने में आसानी हुई। इस पेपर के छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें बिहेवियर चूँकि एक सरल सब्जेक्ट्स है, जिसमें आप बहुत ही कम पढ़ाई करके अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो, जिसके लिए मैंने पूर्ण रूप से विभिन्न कोचिंग के नोट्स हैं उनसे मैंने स्वयं के नोट्स तैयार किए, जिससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। लॉ चूँकि एक थोड़ा सा मेरे अनुसार मुझे थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट लगता है, जिसके लिए मैंने खुद के नोट्स ही तैयार किए। और स्पोर्ट्स योगा के लिए आपको एक करंट में अपडेटेड रहना बहुत आवश्यक होता है, जिसके लिए मैंने विभिन्न वेबसाइट्स या करंट मैगजीन्स हैं उनका सहारा लेकर स्पोर्ट्स से संबंधित मुद्दों को जानकर मैंने उसकी तैयारी की। अब बात करते हैं चौथे पेपर की, जिसमें हिंदी और इंग्लिश विषय आते हैं। हिंदी 120 नंबर की व इंग्लिश 80 नंबर की रहती है। चूँकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है, तो मेरा थोड़ा सा हिंदी विषय थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए मैंने पूर्ण रूप से हिंदी व्याकरण के लिए मैं राघव प्रकाश की बुक पर निर्भर रहा, तथा जो इसमें कंपोजिशन के पार्ट जो 70 नंबर का आता है उसके लिए मैंने डेली प्रैक्टिस पर अधिक ध्यान दिया। इसके लिए इसमें जो प्रपत्र हैं, लेटर हैं, उसके लिए मैं जो वर्तमान जॉब में कार्यरत हूँ उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि मैं डेली लेटर राइटिंग करता हूं, तो उससे मुझे यह लिखने में बहुत आसानी हुई। परंतु मेरा मानना है कि कंपोजिशन के लिए यदि आप जब तक डेली राइटिंग नहीं करोगे तो इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का मेंस की कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इसके लिए हम जैसे 3 से 4 दोस्त थे, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें डिसाइड किया कि हम डेली कुछ ना कुछ टॉपिक लिखकर सोमवार से शनिवार तक डेली उसमें अपलोड करेंगे, तथा एक दूसरे के टॉपिक्स की जांच करेंगे, तथा उनमें जो भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन पर विचार करके या उनको बता के कि आप यहाँ पर पीछे रह रहे हो, तो उससे हमारी हिंदी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई। और इसका फ़ायदा में मिला कि जो हम दोस्त उस ग्रुप में थे उन सभी का मेंस पास हुआ, और अभी वो वर्तमान में मुझे लगता है कि सभी उस ग्रुप के कारण व हमारी डेली प्रैक्टिस के कारण हमें सभी को बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त हुई है। यदि मैं इंग्लिश विषय की बात करूं तो इसमें ग्रामर का पोर्शन थोड़ा कम रहता है, कंपोजिशन का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप इसमें डेली प्रैक्टिस के द्वारा ही इसमें अच्छे अंक ला सकते हो। ग्रामर के लिए KD कैंपस की बुक्स का सहारा लिया जा सकता है, और कंपोजिशन के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना ही आवश्यक है, इसका अलावा इसका कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर का वेटेज थोड़ा कम रहता है तथा कंपोजिशन पार्ट का ज़्यादा रहता है। ग्रामर के लिए मैंने KD कैंपस की बुक का सहारा लिया, जिसमें एंटोनियम हो गए, सिनोनियम हो गए, ईडियम, फ्रेज आदि मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। तथा कंपोजिशन के लिए इसमें डेली प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना मुश्किल है। वह इससे एक तरीके से डरता है, मैं भी पहले डरता था, परंतु बाद में जैसे जैसे मैंने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस की तथा मैंने कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी मैंने पढ़ा, जिसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे सब इंग्लिश में सेंटेंस बनाने आने लग गए, तथा मैं उसमें छोटे सेंटेंस का प्रयोग करता, जिसे मैं
जिससे मेरे कंपोजिशन पार्ट अधिक बेटर हो गया। क्योंकि इस परीक्षा में मैंने सफलता वैसे टेस्ट सीरीज और सेल्फ स्टडी से ही प्राप्त की है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जॉब में लगे रहते हैं या जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मेरा मानना है कि वो एक आजकल बहुत सारे टेलीग्राम पर चैनल बने हुए हैं जिनमें सभी कोचिंग्स का मटेरियल फ्री में उपलब्ध है। उसको बार बार रिवीजन करके परंतु उसको बार बार रिवीजन करना ही उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप रिवीजन करोगे तो एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट्स हैं तथा उनको कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेंस में आपको क्रिस्प मटेरियल की आवश्यकता होती है जिसका आप बार बार रिवीजन कर सको। तो इसके लिए आपको विभिन्न कोचिंग के नोट्स को लेकर अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उससे आप बहुत ही जल्दी रिवीजन कर पाते हो तथा आपकी इससे मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ही तेज़ हो जाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो तथा इसके साथ ही आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। मेंस में पास होने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना मेंस में सफलता प्राप्त करना मुझे लगता है नामुमकिन है, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग आपको नहीं आएगी। आंसर फ्रेमिंग के लिए आप विभिन्न तरीके, जैसे आपको कोई किसी प्रकार के डायग्राम बनाना है या और कोई तरीका है जिससे आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव दिखा सको, वह ज़्यादा इसमें सही रहता है, क्योंकि इससे आपको नंबर अधिक मिलने की संभावना रहती है। तथा मेरा मानना है कि जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं वो यदि सही तरीके से टाइम को मैनेज करें तो इसमें तो आरएस परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। परंतु केवल टाइम मैनेज करना ही आवश्यक नहीं है, इसके साथ आपको एक बेहतर प्लानिंग के साथ डेडिकेटेड रहना आवश्यक है। क्योंकि आरएस की तैयारी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसको बहुत लेंथी इसका मैटर है, तो इसको आपको एक क्रिस्प तरीके से तैयार करके इसका बार बार रिविज़न करके ही आप आरएस परीक्षा में सफल हो सकते हो। मेंस के लिए आपको टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। मैं मेरी बात करूं तो मैंने राहुल सर के मार्गदर्शन में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तथा मैं लगभग हर संडे को मैं टेस्ट देने के लिए बीकानेर से जयपुर आता था तथा इसमें मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, परंतु मेरा ये डेडिकेशन था कि मैं हर संडे, मतलब कभी कभार यदि मेरे से मिस हो जाता तो मैं उसके लिए सर से ऑनलाइन पेपर मंगवा के मैं वहाँ पर बीकानेर में अटेम्प्ट करके सर को ऑनलाइन भेजता था तथा सर वो चेक करके मुझे बताते थे कि तेरा यह सब्जेक्ट कमज़ोर है या सब्जेक्ट अच्छा है तथा तू यहाँ पर यह लैग कर रहा है। तो आपको टेस्ट में क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग के साथ साथ आपको डेडिकेटेड रहते हुए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना बहुत ही आवश्यक है। मेंस क्लियर करने के पश्चात फेज आता है इंटरव्यू का, जिसके लिए मॉक इंटरव्यू देने बहुत ही आवश्यक है। मैंने राहुल यादव सर के मार्गदर्शन में बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दिए हैं। सर के द्वारा निःशुल्क मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए गए तथा मैं हर संडे मॉक इंटरव्यू के लिए सर के पास आता था तथा सर जो भी मुझे फीडबैक देते थे उस पर मैं बहुत ही डेडिकेटेड होकर काम करता था, जिसका फ़ायदा मुझे जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ उसमें बहुत मिला। इंटरव्यू के लिए जैसा राहुल यादव सर ने बताया था कि मिरर प्रैक्टिस बहुत ही लाभदायक साबित होती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिरर प्रैक्टिस करने की कोशिश की, जिससे मेरे वर्ड्स को मुझे एक सेंटेंस बनाने में टाइम नहीं लगता था, मेरे वर्ड्स फ्लुएंट हो गए तथा आरपीएससी के इंटरव्यू के दौरान स्टूडेंट से मेजरली करंट अफेयर्स, उनके डेफ में जो फिल किया हुआ है तथा उनकी पर्सनलिटी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे से मुख्य रूप से मेरी पर्सनलिटी, मेरे डेफ, मेरी जॉब तथा मैंने किस प्रकार तैयारी की तथा करंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जिनका मुझे लगता है मैंने अच्छे तरीके से जवाब दिया, क्योंकि मैंने मिरर प्रैक्टिस बहुत की थी तथा सर के द्वारा जो मुझे फीडबैक दिए जाते थे उन पर मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बताऊं कि उन्होंने पूछा कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी को कैसे मानोगे कि वो एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर मेरा मानना है कि यदि एक प्रशासनिक अधिकारी जनता के हित के लिए काम करता है तथा उनकी सभी समस्याओं को दूर करता है तथा जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका उचित क्रियान्वयन करता है तथा जो जनता के द्वारा शिकायतें उनके समक्ष लाई जाती हैं उनका सही रूप से निस्तारण करता है, तो वो एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्वयं को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न और बताऊं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जो भारत अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था तथा उस पर कृषि से संबंधित मुद्दे थे, चूँकि मेरा डिपार्टमेंट भी कृषि है तो उन्होंने इससे रिलेट करके पूछा कि कृषि के कारण भारत और अमेरिका में ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही है। तो मैंने इसका जवाब दिया कि एक तो भारतीय कृषक इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यदि इंपोर्ट होगा तो यहाँ के अनाज महंगे हो जाएंगे तथा इंपोर्टेड अनाज सस्ता होगा। तो इसके अलावा वहाँ से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जैसे भारतीय मान्यताओं के अनुसार उनमें नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट पाए जाते हैं, तो यह भारतीय मान्यताओं के खिलाफ है। तो इसके कारण
भारत के द्वारा ट्रेड डील नहीं की जा रही थी तथा इसके अलावा उन्होंने जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नवीन शिक्षा नीति जो 2020 में लॉन्च हुई थी, उसके बारे में मेरे से बहुत सारे प्रश्न किए तथा मुझे लगता है कि मैंने उनको मेरे जवाब से संतुष्ट किया, जिसका फल मुझे ये मिला कि मुझे इस इंटरव्यू के पश्चात 148वीं रैंक प्राप्त हुई। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आरएस परीक्षा एक बड़ा लक्ष्य है जिसमें जैसे प्री मेंस इंटरव्यू अनेक फेज होते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स की कोई सर्विस अलॉट नहीं होती है, अच्छी रैंक नहीं आती है, तो उसको मानसिक रूप से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको कभी कभी असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। परंतु यदि आप डेडिकेटेड होकर, कंसिस्टेंट होकर, एक स्वयं को भी मैनेज करना आवश्यक है तथा टाइम को मैनेज करना भी आवश्यक है। यदि आप तैयारी करते हो तो आप इस सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। जो स्टूडेंट्स अभी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर तैयारी करते रहिए तथा उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तथा मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया तथा मेरी स्ट्रेटेजी को लोगों के समक्ष पहुँचाने के लिए वो मेरी हेल्प कर रहे हैं।